फांसी को लेकर सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मैं मौत की सज़ा के किसी भी तरीके के खिलाफ हूँ। और आज नहीं, शुरू से जब मैंने नौकरी शुरू की अखबार में और मैं 18 बरस की उम्र का था, उस वक्त भी मैं इसके खिलाफ था। और 20 बरस का था तब मैंने फांसी का आंखों देखा हाल लिखा था। तो उस वक्त भी लिखने के पीछे मेरा तर्क यही था कि ये मौत की सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, और उसके लिए एक जागृति पैदा करने के लिए मैंने वो रिपोर्ट की थी। तो मैं उस दिन भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। फांसी की जो जो रिपोर्टिंग आपने की थी, कैसा अनुभव था? हमारे श्रोताओं के लिए आप बता पाएंगे किस तरह से आपने उसकी तैयारी की थी, कैसे खबर मिली थी आपको, और किस तरह से मतलब आपकी पूरी दिनचर्या गुजरी थी उस दिन? ये मेरी अखबार की ज़िंदगी के बहुत शुरुआती दिनों की बात है। 2 ही बरस मुझको काम करते हुए थे, उम्र भी मेरी कम थी, 20 बरस की उम्र थी। और जेल एक बड़ी उत्सुकता का विषय था रिपोर्टिंग के लिए मेरे लिए उस समय। तो मैं जेल की छोटी छोटी चीज़ों की रिपोर्ट करता था। उसी दौरान मुझको ये पता लगा कि रायपुर जेल में 1 हफ्ते बाद एक फांसी होने वाली है। और जेल सुपरिटेंडेंट से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो उम्र में बड़े थे लेकिन दोस्त थे मेरे। जब उनसे मुझको पता लगा कि इस व्यक्ति को फांसी होने वाली है, जिसके ऊपर 4 हत्याओं का जुर्म था, जिसको एक एक करके सारी अदालतों से सज़ा हो चुकी थी, तो उनकी इजाज़त से मैंने उससे बैठ के बातें की कुछ घंटे तक। और उसके बाद रोज़ मैं उसके साथ बात करता था। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये आने लगा कि ये फांसी कैसे होगी, क्या होगी, क्या इसको मैं देख सकता हूँ। तब तक मेरा अनुभव भी कम था, मैं शायद उसकी गंभीरता को भी उतना नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उससे बात करते करते, घंटों बात करते करते मेरे दिमाग में ये आया कि क्या मुझको कोशिश करनी चाहिए कि मैं इसकी फांसी को देख सकूं। और उस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण भावना जो थी मेरे मन में, दिल दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण भावना थी, वो ये थी कि ऐसी रिपोर्टिंग किसी ने पहले की नहीं है, और ये अपने किस्म की एक अनोखी रिपोर्टिंग होगी। तो मेरे अपने प्रोफेशन का एक अनोखा मुकाम, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और कोई बात मेरे दिमाग में उतनी तल्खी से नहीं थी। जिस दिन फांसी दी जानी थी, जैसा आपने बताया कि उस आदमी से आपके संवाद होते रहे, तो किसी भी आदमी से जब आप जुड़ते हैं तो वो जुड़ाव कई स्तर पे होता है। कहीं 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 जो है भावनात्मक स्तर पर भी आदमी जुड़ता है। तो जिस दिन फांसी हुई, उस दिन का अनुभव किस तरह का रहा आपका? देखिए, फांसी जिस दिन तय थी उसके 3 दिन पहले मैंने, मध्य प्रदेश के जेल मंत्री पवन दीवान थे, उनसे लिखित अनुमति मैंने हासिल की थी कि इनको देखने की इजाज़त दी जाए। और अपने पत्र में मैंने जो तर्क लिखा था वो यही था कि मौत की सज़ा बहुत ही अमानवीय है, और इसके खिलाफ एक जन जागृति के लिए मैं इसकी रिपोर्टिंग करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझको इजाज़त दी जाए। तो हिंदुस्तान के इतिहास में वो अपने किस्म की पहली इजाज़त थी। ऐसी कभी इजाज़त किसी और को मिली नहीं थी। तो आखिरी के जो 3 दिन थे वो मेरे लिए एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की उत्तेजना से भरे हुए थे कि मैं ऐसा कुछ देखने जा रहा हूं। और ये उत्तेजना इतनी अधिक हावी थी मेरे ऊपर कि मेरे मन में उसके प्रति कोई हमदर्दी उस समय रही होगी, जो कि शायद रही होगी, तो वो मुझको याद नहीं है। मेरे दिमाग में कोई फिक्र रही होगी कि मैं इतना भयानक नज़ारा कैसे देख सकूंगा, तो वो भी मुझको याद नहीं है। मेरी याद एक बात को लेकर बहुत पुख्ता है और अभी भी ताज़ा है कि इजाज़त मिलने के बाद से फांसी को देख लेने तक और जेल के बाहर निकलकर अगले 2 घंटे में उसको लिख लेने तक मैं इतना ज़्यादा उत्तेजित था कि आखिरी की 2 या 3 रात शायद मैं ठीक से सो नहीं पाया था। वो उत्तेजना इस बात को लेकर नहीं थी कि मैं किसी की फांसी देखने जा रहा हूँ। वो उत्तेजना इस बात को लेकर थी कि मैं एक ऐसी बात की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ जैसी रिपोर्ट किसी अखबार नवीस ने कभी की नहीं है। वो रिपोर्ट मेरे फांसी देखने के पहले, मेरे उस रिपोर्ट को लिखने के पहले ही वो उतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट बन चुकी थी। तो उस पूरे सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो इजाज़त हासिल करना, और इजाज़त हासिल करते ही चूंकि वो उपलब्धि हासिल हो गई थी,
तो उसके बाद उत्तेजना जो है वो अंतहीन थी, जब तक कि मैं देख के लिख के उस उत्तेजना से मुक्त नहीं हो गया। जिस दिन फांसी दी गई बैजू को, क्या तारीख थी और उस दिन सुबह की तैयारी कैसी थी आपकी? कितने बजे आप जेल पहुंचे? क्या क्या देखा आपने? उस दिन मैं अखबार से रोज की तरह 12-1 बजे रात को काम खत्म करके और उस इजाज़त का कागज़ लेकर मैं 3 बजे रात को करीब जेल पहुंचा था। और उस बीच सोने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और जेल सुपरिटेंडेंट से मेरी बात पहले हो गई थी, तो जब जाकर कागज़ मैंने दिखाया तो जेल के गार्ड मुझको भीतर लेके गए सुपरिटेंडेंट के पास। उन्होंने कागज़ देखा, जेल के वकील से राय ली और उसके बाद उन्होंने तय किया कि ठीक है, जेल मंत्री की इजाज़त के आधार पर मुझको देखने देना है फांसी। तो फिर उनके साथ ही, जेल के स्टाफ के साथ ही मैं बैजू के कोठरी में पहुंचा। वहाँ तब तक कुछ कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उसको नए कपड़े पहनाए जा चुके थे। एक पंडित बैठकर उसको तुलसी और गंगा जल देने की कोशिश कर रहा था। उसको राम का नाम लेने के लिए कहा जा रहा था बार बार कि राम का नाम लो बैजू, राम का नाम लो, ऐसा। और वो राम के नाम लेने को पूरी तरह से खारिज कर रहा था। उसका ये मानना था कि ये कौन सा राम है जिसने उस बेकसूर को फांसी पे पहुंचा दिया। वो आखिरी पल तक यही मान रहा था कि वो बेकसूर है। आखिरी पल तक उसका ये मानना था कि उसकी बीवी का किसी दूसरे के साथ कोई चक्कर था और उन दोनों ने मिलकर इसको फंसा दिया। आखिरी पल तक वो अपने बच्चों से मिलने की चाह रख रहा था, बच्चों से मिलने की मांग कर रहा था। उसके बच्चों का, बीवी का कोई ठिकाना नहीं था। सरकार, पुलिस, जेल के लोग उनको ढूंढ नहीं पाए थे। वो कुछ खाने से भी इनकार कर दे रहा था, गंगा जल और तुलसी से भी इनकार कर दे रहा था, राम से भी इनकार कर दे रहा था। और उसको कम से कम उसकी नज़र में ये था, उसकी बेगुनाही के बारे में मैं नहीं जानता सिवाय उसके कि जो अदालत ने तय किया और जो उसका कहना था, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी थीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसका भरोसा ईश्वर पर धेले का भी नहीं था उस समय, और उसने खारिज कर दिया था ईश्वर को पूरी तरह। और मैं उसके और बहुत बरसों पहले से ही मैं नास्तिक था, तो मुझको आदमी ठीक लग रहा था कि इसने ईश्वर को खारिज कर दिया और ईश्वर नहीं होता, ये साबित कर रहा है, क्योंकि ये अपने को बेगुनाह मान रहा है और उसको फांसी हो रही है जो अब टलने वाली नहीं है। तो वो बच्चों से मिलने की चाह लिए हुए उसने बाकी तमाम रियायतों को खारिज कर दिया था। न उसने कुछ खाया, न गंगा जल, न तुलसी, न राम का नाम, न कुछ भी नहीं। कपड़े वो कौन से पहनेगा, कोई चड्डी बनियान या कुछ ऐसा, उसको नए कपड़े पहनाए गए थे जो उसके हाथ में नहीं था। वो जेल ने जो तय किया वो जेल ने किया। तो काफ़ी देर तक उसके कोठरी के भीतर ये चलते रहा, ये बातचीत, ये नेगोशिएशन चलते रहे और एक अलग किस्म का माहौल था। मैं उस माहौल को अपनी ज़िंदगी में पहली बार और शायद आखिरी बार जी रहा था। और जिस तरह की रोशनी, जिस तरह की मशालें, जिस तरह के टॉर्च, जिस तरह की यूनिफॉर्म में 150-200 लोगों का अमला, जेल का स्टाफ, जिस तरह से जल्लाद, जिस तरह से रात के उस सन्नाटे में सुबह 3 बजे, 3:30 बजे जिस तरह की हलचल हो रही थी, जैसी आवाज़ें हो रही थी, ये एहसास लगातार मेरे मन में बना हुआ था कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाने वाली है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि इन सब बातों के ऊपर भी मेरे मन में ये एहसास सबसे बड़ा था कि मैं ये रिपोर्ट लिखने जा रहा हूँ। किसी को ये बात हैवानियत की लग सकती है कि किसी की जान जा रही है, मुझको अपनी रिपोर्ट की पड़ी थी। लेकिन ईमानदारी की बात यही है कि मेरे लिए उस पल सबसे बड़ी उत्तेजना अपनी एक संभावित रिपोर्ट को लेकर थी, जिसकी गारंटी थी कि ऐसा होने जा रहा है, मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ और मैं 20 बरस की उम्र में पत्रकारिता का, रिपोर्टिंग का एक इतिहास रचने जा रहा हूँ। तो इसको लेके कोई महानता की भावना मेरे मन में नहीं थी। मेरे मन में एक बहुत ही तंग नज़रिए की भावना थी, अपना स्वार्थ था और उस स्वार्थ की वजह से एक उत्तेजना थी मेरे मन में। तो मैं जिन चीज़ों को भी देख रहा था उसको मैं बैजू के नज़रिए से महसूस करने के बजाय मैं एक रिपोर्टर के नज़रिए से देख रहा था और बारीकी से नोट कर रहा था। शायद कागज़ में कर रहा था, शायद दिमाग में कर रहा था, अभी मुझको उतना याद नहीं है। लेकिन
मेरी सबसे बड़ी अनुभूति जो थी उस समय की, मेरी भावनाएं जो थी, वो मेरी अपनी उत्तेजना थी। फिर क्या हुआ? इसके बाद जब हार गए वो लोग कि ये भगवान का राम का नाम नहीं ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो उनकी धार्मिक जिम्मेदारी भी पूरी हो गई थी, जो कि कानूनी और धार्मिक जिम्मेदारी थी। उसके बाद उसको नए कपड़े ऑलरेडी पहनाए जा चुके थे। उसको लेके सब लोग फांसी के लिए, जो चबूतरा है तय था जेल में, पुख्ता बना हुआ था पहले का, अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसकी तरफ बढ़े तो जेल का पूरा अमला साथ चल रहा था। आगे बढ़ने के पहले उसके हाथ पीछे करके बांध दिए गए थे। उसके सिर के ऊपर एक काला कपड़ा, नकाब पूरा का पूरा डालकर थैले के तरह का उसको गले में फंसा दिया गया था। उसके पास कोई जरिया नहीं था कि वो कुछ देख सकता। उसके पास उसके बाद बोलने का भी कोई जरिया नहीं था, और उसको आँखों से कुछ दिखे चबूतरे तक पहुँचने तक, फंदे तक पहुँचने तक, ऐसी गुंजाइश भी नहीं थी। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त मशाल लिए हुए, टॉर्च लिए हुए, ताकि रोशनी बंद भी हो जाए, बिजली बंद हो जाए तो भी काम न टले, ऐसी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे लोग थे। फंदा डला हुआ था, वहाँ जल्लाद जिसका जिम्मा था फांसी देने का वो था। जेल का डॉक्टर, 1 या 2 डॉक्टर वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने उसकी जांच की, जांच करके उसको आखिरी में भी स्वस्थ पाया, फांसी के लायक। उसके बाद उसको उस चबूतरे पे चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद गले में उसके फंदा डाला गया। मैं सामने की तरफ खड़े होके और लोगों के साथ देख रहा था। एक व्यक्ति जो है जल्लाद के बगल में या सामने खड़े होके या नीचे खड़े होके, उसने हाथ से रुमाल गिराया या हाथ से इशारा किया, और जल्लाद ने एक लीवर खींचा और एक झटके से उसका पूरा का पूरा बदन उस फंदे पे झूल गया। उसके गर्दन में वो फंदा कस गया, वो पूरा का पूरा नीचे झूल गया। जो सामने से मुझको जो दिख रहा था वो कुछ छटपटाते हुए, तड़पते हुए ऐसे रस्सी दिख रही थी, शायद हिलते हुए कुछ टंग जाने के बाद भी। तो तुरंत हम लोग, सारे लोग सामने से पीछे की तरफ गए। तो पीछे की तरफ फांसी दिए हुए शरीर को उतारने के लिए ऐसा गहरा गड्ढा सा बना हुआ था, जहाँ से वो चबूतरा जो है जिसमें टंगा हुआ था शरीर, वो पीछे से दिख रहा था। तो उस वक्त भी वो थोड़ा सा छटपटा रहा था शरीर। ये कुछ सेकंड के भीतर की ही बात होगी, हम लोग तुरंत पहुँचे थे। फिर जेल के डॉक्टर ने जाके जांच की, फिर आके बतलाया कि उसकी धड़कन चल रही है अभी। फिर कुछ मिनटों के बाद जाके जांच की, तब भी धड़कन चल रही थी उसकी। तो उसके शरीर का दिमाग से कनेक्शन जो है, गर्दन की हड्डी, स्पाइन के थ्रू जो कनेक्शन है वो कट गया था, लेकिन देह अपने आप में जिंदा थी। तो उसकी धड़कन चल रही थी। अभी मुझको जो याद पड़ रहा है, वो किताब में हालांकि ज़्यादा सच्चाई से लिखा हुआ है, लेकिन शायद 18 या 20 मिनट तक उसकी धड़कन चलती रही। हम लोग उतनी देर तक खड़े हुए थे, और उस दौरान जेल के लोग, जो स्टाफ के लोग, जाके उसके शरीर को करीब से देख के आके बतला रहे थे। और हमको दिख भी रहा था कि जो उसके गले के पास कहीं से थोड़ा खून निकला था, तो लोगों का कहना था कि वो पीतल का एक गुटका था जिसके भीतर से रस्सी फिसलती है, तो शायद वो पीतल के उस गुटके के लगने से कुछ खून निकला है उसके गले से, और कुछ उसका वीर्य निकला था, उसके कपड़ों पे दिख रहा था उस झटके के कारण। तो जेल के पुराने जानकार लोगों का मानना था कि वो भी फांसी के समय की एक आम बात है, ऐसा होता है। 18 मिनट के बाद शायद जब जेल के डॉक्टर ने ये कहा कि अब धड़कन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तब जाके फिर उसको उतारा गया। और चूंकि उसके शरीर को लेने वाला कोई नहीं था, तो उसके शरीर को जेल में ही कहीं पे दफन किया गया। जेल के ही लोगों ने, कैदियों ने, स्टाफ ने उसको वहीं पे कहीं दफन किया। लेकिन तब तक सूरज निकल रहा था और सुबह की रोशनी बिखर रही थी, और मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं लौट के अपने अखबार में पहुंच के इस रिपोर्ट को लिखूं, और मैं उसमें देर करना नहीं चाहता था। मैं उस उत्तेजना को ख़त्म होने देना नहीं चाहता था।
तो मैं दफ्तर पहुंचा अखबार के, वहाँ बैठ के मैंने अगले 1 घंटे तक बिना दोबारा कुछ भी पढ़े हुए एक सांस में मैंने उस रिपोर्ट को लिखा और उसको वहीं टेबल पर रखकर वहीं टेबल पर मैं कई घंटे के लिए सो गया। जब सो के मैं उठा तब तक हमारे उस वक्त के संपादक जो थे वो ऑफिस पहुंच चुके थे। उन्होंने मेरे सिरहाने रखी हुई इस रिपोर्ट को उठा के देख लिया था, उसको पढ़ लिया था, उसके ऊपर सुर्खी लगा दी थी और ऑफिस के लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि मैं कैसे इस पूरे दौर से गुजरा, किस हौसले के साथ मैंने ये देखा, मैंने ये देख कैसे लिया, कोई इंसान ये देख कैसे सकता है। तो लोगों की ये उत्सुकता अगले महीनों तक, बरसों तक चलते रही। जब जहाँ बात होती थी, जैसे आज आप पूछ रहे हैं, ऐसा लोग पूछते थे, इस बात को जानना चाहते थे। अब उस बात को करीब शायद 25-30 बरस से ज़्यादा हो गए, 35 साल हो गए उस बात को, लेकिन बरसों तक यही चलते रहा। लोग इस बात को जानना चाहते थे, आंखों देखा हाल सुनना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी, लोग हर कोई ये जानना चाहता था कि मुझको क्या लग रहा था। और शायद मैं हर किसी को सच्चाई और हकीकत बता के निराश कर रहा था कि मेरे दिमाग में बैजू को लेके कुछ नहीं लग रहा था, मेरे दिमाग में अपनी रिपोर्ट को लेके, अपने काम को लेके ही लग रहा था। तो मेरे लिए शायद उसकी ज़िंदगी और मौत उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि अपनी एक बनने वाली रिपोर्ट थी। और ऐसा शायद इसलिए भी था कि उसकी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं थी, उसकी ज़िंदगी और मौत पहले से तय थी। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर ली थी, जेल के अफसरों ने तय कर ली थी। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि मैं उसको देख कर, आँखों देखे हाल को लिख कर एक ऐसी रिपोर्ट अपने पाठकों के लिए लिखता जैसी किसी ने देखी सुनी नहीं थी। तो शायद मेरे लिए यही एक बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी कि मैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। आपने अपने जीवन में ढेर सारे लोगों से जब हम मुलाकात करते हैं तो कई कई बरस बाद तक जो है उसके चेहरे, उसके हाव भाव सब कुछ याद रह जाते हैं कहीं कहीं। कई बार तो हम बहुत जो निजी लोग होते हैं, जो बहुत पास के लोग होते हैं, उनको भी भूल जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ होती हैं। बैजू कभी याद आता है आपको? जब तक कोई चर्चा नहीं करता है या जब तक मैं कहीं फांसी की खबर नहीं पढ़ता हूँ, तब तक मुझको कोई याद नहीं आती। मुझको उसका चेहरा भी याद नहीं है। मुझको फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो मुझको जेल मंत्री की दी गई इजाज़त में शामिल नहीं थी, इसलिए मुझको नहीं मालूम है। मैं उस समय छोटा था, जिस अखबार में काम करता था उसने भी शायद मुझको उतने दौड़ भाग के लायक उन दिनों नहीं समझा। मुझको अभी लगता है कि आज अगर मैं उस रिपोर्टिंग को करता तो शायद मैं उसके गांव तक जाके उस पूरे मामले की रिपोर्टिंग और करता, उसके बीवी बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता, उसके वकील से बात करता। आज की पत्रकारिता अगर मैं करता होता 35 साल पहले तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा काम करता। लेकिन उन दिनों जो है सीमाएं थी पत्रकारिता की, खर्च की, समय की, सबकी सीमाएं थी। तो इसलिए चूंकि बैजू को मैंने अपनी बातचीत के उस दौर से परे देखा नहीं था, उसके घर में गया नहीं था, उसके परिवार से मिला नहीं था, इसलिए मुझको याद नहीं है ज़्यादा। और दूसरा, मैं इस बात को अपने दायरे से परे का मानता था कि उसके बेगुनाह होने को लेकर या गुनहगार होने को लेकर मैं कोई निष्कर्ष निकालूं, क्योंकि भारत की अदालती व्यवस्था में जब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके वहाँ से खारिज होकर जब उसका मामला लौट गया था, तो उसके बाद मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं उसको किसी नज़रिए से देख सकता। तो मैंने कभी डिस्प्यूट नहीं किया था इस बात को लेके कि वो बेगुनाह भी हो सकता है। न मैं उसको गुनहगार मानता था, मैं उसको दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातों को मानता था, लेकिन उसकी याद मुझको बहुत नहीं है आज। लेकिन मैं जब कोई खबर ऐसी देखता हूँ कि दुनिया के किसी दूसरे देश में 20 साल पहले जिसको फांसी हो चुकी है, मौत की सज़ा हो चुकी है, वो डीएनए जांच में बेकसूर करार दिया गया, तो मुझको ऐसा लगता है कि बैजू भी ऐसा ही कहता था कि वो बेगुनाह है, तो क्या वो भी बेकसूर था? ऐसा कभी कभी मेरे मन में
एक मुद्दे को लेकर आता है, उस व्यक्ति के रूप में नहीं आता। मैं उसको व्यक्ति के रूप में बहुत याद नहीं रखता। मुझको वो डिटेल्स के रूप में याद है, मुझको वो अपनी एक महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग के रूप में याद है। मेरे लिए वो इतने महत्व का था कि मैंने 20 बरस के उम्र में अपने करियर के दूसरे साल में एक ऐसी रिपोर्टिंग की थी, उसकी वजह से जिसकी कोई काट, जिसकी कोई बराबरी मेरी आज तक की बची ज़िंदगी की रिपोर्ट भी नहीं कर पाई। तो उसकी याद मुझको उस तरह से है कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट का एक सब्जेक्ट था, लेकिन इससे परे वो मुझको ज़्यादा याद नहीं है। पहले सवाल से मैंने शुरू किया था, आखिरी सवाल। फांसी की खबरें इन दिनों लगातार, हर दिन लगभग हर पखवाड़े कहीं ना कहीं फांसी पे बहस या फिर फांसी को लेके अदालत का कोई फैसला, और कुल जमा ये कि फांसी चर्चा में है। किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होती है? 2 प्रतिक्रियाएं हैं मेरी। बुनियादी रूप से मैं फांसी के, मौत की सज़ा के खिलाफ़ हूँ, और मैं ज़िंदगी के आखिरी दम तक ये मानूंगा कि मौत की सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, और लिखते भी रहूँगा इसको लेके। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में इस सज़ा का चलन है, तब तक मुझको बहुत से ऐसे लोग यहाँ दिखते हैं, बहुत से ऐसे मुजरिम दिखते हैं, जिनको लेकर मैंने ये लिखा है कि चूँकि फांसी ख़त्म नहीं हुई है, चूँकि इस मामले का फ़ैसला होने तक ये कानून जारी रहने वाला है, इसलिए अगर ये व्यक्ति किसी सज़ा का हकदार है तो मौत की सज़ा है, और अगर मौत की सज़ा का कोई हकदार है तो वो ये व्यक्ति है। लेकिन मैं इस बात को अपनी सीमा से परे मानता हूँ, फांसी की सज़ा को, मौत की सज़ा को। इसलिए मैं इन शब्दों में कह रहा हूँ, बुनियादी रूप से मैं मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ हूँ, मौत की सज़ा के ख़त्म किए जाने का हिमायती हूँ, उसके बारे में लिखता हूँ। लेकिन मेरे सोचने से परे देश का कानून जो है वो आज अगर मौत की सज़ा का इंतज़ाम रखता है कुछ लोगों के लिए, तो मैं आज बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, तब तक जब तक कि मेरे चाहे हुए मौत की सज़ा ख़त्म ना हो जाए। ये बात अपने आप में थोड़ी सी विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन मैं इसको विरोधाभासी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि मैं मौत की सज़ा ख़त्म करवाने के लिए लगा हूँ, लेकिन जब तक इस देश में, इस लोकतंत्र में मौत की सज़ा कायम है, तब तक मुझको कुछ ऐसे मुजरिम दिखते हैं जिनको मौत की सज़ा से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। आपके सौभाग्य से और दूसरे लोगों के भी सौभाग्य से अगर ये फांसी की सज़ा की परंपरा ख़त्म हो जाए, मौत की सज़ा की परंपरा ख़त्म हो जाए, तो फिर जिन लोगों को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं, सज़ा के लायक समझते हैं, उनके लिए आप कौन सी सज़ा मुकर्रर करने के पक्ष में होंगे? मुझको लगता है मैं जो इसके तुरंत बाद की जो सज़ा देखता हूँ और जो मेरे हिसाब से आखिरी सज़ा होनी चाहिए, वो सज़ा ये है कि उनके जेल में मर जाने तक बंद रहने की सज़ा। मैं उम्र कैद को उम्र कैद मानकर चलना चाहता हूँ। उम्र कैद से किसी व्यक्ति को जेल के बाहर तभी निकलना चाहिए जब वो जिंदा न हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी व्यक्ति को बीच में जिंदा बाहर निकलने की इजाज़त देनी है तो उसके लिए उम्र कैद के बजाय कोई दूसरा शब्द होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को आज फांसी दिए जाने की वकालत करूंगा आज के कानून के तहत, जो छोटे छोटे बच्चों को सोच कर समझ कर बरसों तक बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनको पका के खा जाते हैं। ऐसे लोगों को फांसी देने की मैं आज वकालत करता हूं, क्योंकि आज वो कानून हमारे देश में है। मैं चाहूँगा कि ये कानून जल्द से जल्द ख़त्म हो और उसके बाद में ऐसे लोग जेल के भीतर सबसे कड़ी परिस्थिति में आखिरी सांस लेने तक वहीं बंद रहें। ये सज़ा मैं ऐसे लोगों के लिए चाहूँगा।